नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। गजब का जबरदस्त तरीके से आप सब न पढ़े, आपका दुर्भाग्य है, मेरा नहीं, ठीक ना। मैंने जितना बनता है मैं ज्यादा से ज्यादा आप सबको देता हूं, चीजें करेंट को भी ऐड करके चल रहा हूं, जहां से भी जितना कवर करते बने सुपर टेट से संबंधित बातों को देने का प्रयास करता हूं। आइए आप सबसे संबंधित महत्वपूर्ण अगले श्रृंखला, ये आपको जो है कि देख ही रहे होंगे कि ये आपको 42वें महत्वपूर्ण श्रृंखला शानदार तरीके से आप सबके सामने है। तो चलिए हम सब आगे की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। ये रहा आपके सामने पहला ही प्रश्न कि वह राग जो आपको जो है कि गाया जाता है, सुप्रभात के समय में गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, किस राग के नाम से जानते हैं, यही प्रश्न आपके सामने है। भीमपाल से, दरबारे, ठोढे या भोपाले ये राग हैं और आपको टेट में भी पूछता है इससे। जब जूनियर में जाएंगे तो जूनियर टेट में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बाद भी आपको पूछे जाते हैं। तो सुप्रभात के समय में जो गाया जाता है वो राग ठोढे है, ठीक ना। तोड़ी जो राग तोड़ी जो है ये सुप्रभात के समय में गाया जाता है, जबकि आपको जो है कि इसके बाद दोपहर में जो गाया जाता है ये दोपहर में गाया जाता है, दोपहर में, ठीक ना। आपको भीमपालसी जो है ये दोपहर में गाया जाता है और राग दरबारी जो है बच्चा ये आपको कब गाया जाता है, तो रात्रि के समय। ये राग दरबारी रात्रि के समय गाया जाता है, रात्रि में। और राग भोपाले ये आपको सुबह सुबह गाई जाती है। आदमी कहता है ना सुरमा भोपाले की तरह, सुबह में क्या आवाज लगा रहे हो, तो सुरमा भोपाले, यही भोपाले, ये भोपाली कब गाई जाती है, तो मॉर्निंग टाइम में गाई जाती है, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने पहला ही प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गलत, भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से, अल्लाह रखा तबला से, देबू चौधरी आपको सितार से, या एम एस सुब्बा लक्ष्मी आपको बांसुरी से। तो भैया एम एस सुब्बा लक्ष्मी किस चीज से संबंधित है ये आप सबको भी पता है, यही गलत है। एम सुब्बा लक्ष्मी जो है ये बांसुरी नहीं बजाती। बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी के मामले में आपको विशेषज्ञ है। आपको जो है एम एस सुब्बा क्या है, तो संगीतकार है, संगीतकार आपको हैं, ये संगीतकार के रूप में है। ये बातें आप सब देखते चलिए, ठीक ना, ये बातें हुई। चलिए अगले प्रश्न में, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है। दिल्ली है, इलाहाबाद है, या लखनऊ है, या वाराणसी है। ये कौन सा आपको उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र बिंदु माना जाता है, ये बताइएगा कौन सा माना जाता है। सारे लोग गलत जवाब दे रहे हैं भैया, आधे से ज्यादा लोग आप सबका जवाब जो है ये आपको वाराणसी जो है ये सांस्कृतिक राजधानी है, ठीक ना। भारत की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, सांस्कृतिक राजधानी, ठीक ना, राजधानी के रूप में इसे जानते हैं। लेकिन बता दूं आप सबको कि मध्य उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र जो है ये आपको नई दिल्ली है, ठीक ना। नई दिल्ली उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र बिंदु है। चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ठीक ना, जिसे NRDP के नाम से जानते हैं, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा कहां मिलते हैं। यानी आपको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के गलियारे कहां मिलते हैं, कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या वाराणसी में। तब ये आपको बड़ा ही बहुत, ये सब सिविल में भी पूछे जाते हैं, IAS PCS में भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक ना। आप जवाब दीजिएगा कि ये आपको झांसी में मिलता है। कहां पे, झांसी में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम चारों के गलियारे जो हैं एक जगह झांसी में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो आपको जो है कि उत्तर प्रदेश का सबसे एडवांस शहर भी चल रहा है, कहां पे है? मेरठ में है, कानपुर में है, नोएडा में है या वाराणसी में है? तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब आप सब बड़े ही शानदार तरीके से दीजिएगा और बताइएगा कि इसका केंद्र कहां है? नोएडा में है, ठीक ना। नोएडा जो है ये सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का हब माना जाता है, ठीक। तो ये बातें हुई। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपको अभी ऑर्डर करिए, शानदार आपके होम डिलीवरी आपके घर तक हमारी संस्था की ओर से आपको जो है कि लेखपाल और वीडियो के बैच किताबें लॉन्च है। जल्द ही आप सबके बीच सुपर टेट की भी बुक उपलब्ध रहेगी, ठीक ना। सुपर टेट आपको जो है जबरदस्त तरीके से प्रयास चल रहा है, आप सबके सामने सुपर टेट का भी बुक जल्द ही आ जाएगा, ठीक। तो इसे परचेज जरूर करिए और आप एक बार पढ़कर देखिए कि क्या दूसरे से डिफरेंट है, जरूर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? बृहत संहिता के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, या आपको बृहत कथा के रूप में या जय संहिता के रूप में? वैसे महाभारत ये आपको जो है ये हमारा दो मौलिक आपको ग्रंथ कहे जाते हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण, ठीक ना। ये आपको तो महाभारत के रचनाकार जो है, ये रचनाकार कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा इसके रचना किया गया है। और ये आपको जो है लगभग 5000 बीसी पूर्व की कहानी है, यानी 5000 ईसा पूर्व के कहानी यह आपको आते हैं और इसे मूल रूप से जय संहिता के नाम से ही जानते हैं, जय संहिता। लेकिन इसमें बाद में मंत्रों की संख्या, श्लोकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गए, इसीलिए बच्चा इसे सतसहस्त्रय संहिता, सहस्त्रय संहिता के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि अल-बरूनी ने, आपको बदायूनी ने इसका अनुवाद जो है आपको रज्मनामा के नाम से किया है। रज्मनामा के नाम से बदायूनी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है या कुचिपुड़ी है? तब कुचिपुड़ी कहां की है बच्चा? तो ये आंध्र प्रदेश की है, ये आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है। आपको ओडिसी उड़ीसा की है, उड़ीसा के ओडिसी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है, ठीक ना। और आपको कथक कहां की है? तो उत्तर प्रदेश की है। वैसे वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। कौन कौन से? तो 4 आपको यहां हो गए। फिर आपको बचा क्या? तो कथकली, ये कथकली केरल से है, केरल से। फिर मोहिनी अट्टम, ये भी आपको जो है केरल का ही है, केरल का है। फिर आपको जो है मणिपुरी, ये आपको मणिपुर से है, और फिर आपको असम से जो है ये शास्त्रीय, ठीक ना, सात्रिया, ये आपको कहां से है? तब बताइएगा कि ये असम से सात्रिया है। तो इस तरह से आप सबको जो है 4 दूनी 8 नृत्य देखने को मिलेगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ये लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, या पिकअप भवन, ये पिकअप भवन लिखना चाहिए, ये पूरा, चलिए कोई बात नहीं, पिकअप भवन लखनऊ, या राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा, या आपको यूपीएससी कानपुर, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय आपको नगर, ठीक।
सिटी, ये निगर नहीं नगर से है, ये कहां पर है, तब आप हमें जल्दी से बताइएगा। तो आपको जो है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, यही गलत है, ठीक ना। ये आपको गन्ना विकास संस्थान यही गलत है, ये आपको जो है नई मैचिंग है। बाकी पिकअप भवन जहां आपको बिजली का कार्यालय है, पिकअप भवन में ही है, लखनऊ में। नेक्स्ट मिलान करिए, यहां पे मिलान करने के लिए आया हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते हैं, जाकिर हुसैन जी आपको तबला बजाते हैं, एमएफ हुसैन जी चित्रकला से हैं, गौरी शंकर लाल जी जो हैं ये कथक से हैं। तो पहले का से, दूसरे का ए, तीसरे का बे और चौथे का डे, CABD आपको ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर। 3 जो है बच्चा 3 बिल्कुल सही जवाब हुआ। गर्मी का मौसम है, पसीने और प्यास दोनों जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट देखिए, पोंगल त्योहार भारत में किस राज्य का प्रमुख त्योहार माना जाता है? पोंगल आपको कहां का है? तो केरल में तो ओणम होता है, ठीक ना। ओणम जो है, ओणम ये आपको केरल का त्योहार है। कर्नाटक की यदि बात की जाए बच्चा, तो कर्नाटक में उगड़ी जो है, उगड़ी कर्नाटक का बहुत फेवरेट त्योहार माना जाता है। पोंगल तमिलनाडु में आपको प्रसिद्ध त्योहार है। और आपको उत्तर गुजरात की बात की जाए तो उत्तरायण जो है, उत्तरायण ये गुजरात का प्रसिद्ध त्योहार है। तो इस तरह से आप इन त्योहारों के विषय में भी जानते चलिए। सभी राज्यों के छोटे छोटे प्रश्न हैं मगर मोटी बातें हैं, चूंकि टेट में इसलिए पूछा जाता है कि ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में के लिए आपको जो है कि यूपी बोर्ड के और आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में इस तरह से खान पान, भोजन, ये सब चीजों का जिक्र है। तो इसीलिए ये प्रश्न आपको आईएएस तक पूछता है, ठीक ना, हर जगह पूछता है। ये इंडिविजुअल हिंदी बाय नितिन सर, जबरदस्त तरीके से फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये शानदार तरीके से पढ़ाया गया है सर के द्वारा। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये बहुत फायदेमंद भी होगा। साथ ही साथ इनरोल नाउ है कि यहाँ पे आप इनरोल कर सकते हैं और चीजों को जान सकते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा है, सूती उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है ये आपको किसे कहा जाता है? तो हथकरघा उद्योग जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए भाई, ये कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो अभी ही मैंने बताया कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। जबकि कर्नाटक में यक्षगान जो है ये कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य, लोक नृत्य है, ठीक ना, लोक नृत्य है लेकिन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये कर्नाटक में। और जबकि तमिलनाडु में भरतनाट्यम आपको जो है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक ना। केरल में आपको जो है कि मोहिनीअट्टम, कथकली ये आपको केरल का है। तो ये बातें भी याद रखी रहिए। नेक्स्ट, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू जो है ये आपको जो है ये असम से संबंधित है। जबकि आप उड़ीसा से आओगे तो छाऊ जो है ये उत्तर उड़ीसा से है। आपको पश्चिम बंगाल से कीर्तन जो है ये पश्चिम बंगाल से है। वहीं त्रिपुरा से प्रसिद्ध नृत्य की बात की जाए तो त्रिपुरा से आपको जो है होजगिरी, ये त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य माना जाता है। होजगिरी ये आपको प्रमुख लोक नृत्य है, होजगिरी। ये सब के सब आप याद कर लीजिएगा। ये बातें आपसे पूछे जाएंगे, पूछी गई हैं, परीक्षाओं में इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये 1000 बार हम लोग पढ़ाए हैं।
आप सबके जुबान पर भी याद हो गया होगा। और आपको जो है पहले, दूसरे, तीसरे पर पहले स्थान पर कौन सा है? तो राजस्थान है बच्चा, ठीक ना। राजस्थान पहले नंबर पे है। जब पूछे कि दूसरे नंबर पर कौन सा है, द्वितीय नंबर पर, तब बताइएगा एमपी जो है ये द्वितीय नंबर पे है। फिर तृतीय नंबर पे कौन है? तो महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पे आपका अपना यूपी है। और पांचवें नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश, एपी जो है ये आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से ऑप्शन संख्या 2 योर राइट आंसर होगा। जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से आपको पहले नंबर पे, जनसंख्या में कह रहे हैं तो जनसंख्या में आपको पहले नंबर पे है, प्रथम, ठीक, 1 नंबर पे आपको जनसंख्या में है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय मानसून आपको परियोजना कार्यालय के स्थापना किया जा रहा है? ये आपको पुणे महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना में, पणजी गोवा में या कोच्चि केरल में? ये करंट का क्वेश्चन है बच्चा, ठीक ना। करंट एकदम बिल्कुल अपडेट कर लीजिए। और करंट का आपके परीक्षाओं में बहुत बड़ा रोल है और बहुत ही तेजी से करंट भूमिका एग्जाम को क्वालिफाई कराने में अदा करती है। क्योंकि आप देखे होंगे कि सुपर टेट में 35 क्वेश्चन के लगभग पिछले दोनों आपको पेपरों में हर बार 35 क्वेश्चन के आसपास करंट रहता है। और करंट और सामाजिक चीजें अगर आप कवर कर लीजिए तो बाकी की परीक्षाओं में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो बताना है वो ये है कि हाल ही में पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में आपको जो है अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना के आधारशिला रखे गए हैं, ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय मानसून के आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट देखिए, यूपी SSS से वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से है। और आपको जो है कि इसके साथ साथ ही सुपर टेट के बैच भी हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया जाता है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि आप सबको चीजें अच्छे तरीके से समझ में भी आ रही होगी, ठीक ना। तो चलिए एक महत्वपूर्ण आगे की श्रृंखला को जारी रखते हैं, प्रश्नों के क्रम को देखते हैं। प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? क्या वाट वंडरफुल प्रश्न, ठीक ना। तो इसमें संभव और आलंबन, स्वच्छता और स्वावलंबन, या आपको संभव और स्वच्छता, तो स्वावलंबन और आपको जो है संभव, ठीक ना। स्वावलंबन और संभव जो है यही आपको शुरू हुआ है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। हाल ही में किसने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात का दुनिया पर पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? ब्रिक्स देशों ने, नाटो देशों ने, यूरोपीय संघ ने या UNEP के द्वारा? तब बताएगा कि यूरोपीय संघ के द्वारा आपको जो है हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। खासकर ऐसा इसलिए कि आपको ये जो यूरोपियन देश हैं ये स्टील पर अपना आधिपत्य बनाना चाहते हैं, ठीक ना। कि कहीं ना कहीं से हमें स्टील वाला जो चीजें हैं आ रही हैं अगर यहाँ पे, तो उससे आय की प्राप्ति हो, ऐसी बातें देखने को, सुनने को, जानने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? जापान है, नेपाल है, इराक है या बांग्लादेश है? तब ये प्रश्न आप करिए, देखिए आप सबका जवाब एकदम शानदार तरीके से जल्दी से आप सब करते चलिए, बताइए। ये प्रश्न मैंने कई बार कराया है, 1-2 बार, चूंकि करंट जब तक आप बार बार नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं हो सकता, ठीक ना। करंट को बार बार पढ़ना पड़ेगा बच्चा। तो ये बांग्लादेश जो है यही आपको पहला है जिसने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर आपको कौन है? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG, ठीक ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको जो है के ग्रॉस,
की बातें करता है, सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। आपको जो है कि कौन सा 6, 2, 5 या 3 इनमें से कौन सा आपको होगा? 6, 2, 5, 3। तो आप बताइएगा कि इस प्रश्न के अनुसार बच्चा जो है ये 6 जो है प्रकार के जगहों पे जो है सतत विकास लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है 6 जगहों पे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य ने नवीनीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? ये गुजरात राज्य ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने या उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है। तब बताएगा कि नवीनीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी देने वाला हाल ही में राज्य कौन सा है? ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप सब करिए, देखता हूं कि कितने लोगों का जवाब सही आता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग ये जवाब दे रहे ना बाबू, ये बिल्कुल सही नहीं जवाब है। मैं देख रहा हूं आप सबके जवाब को, और इसका जवाब ये आपको नवीनीकरण ऊर्जा नीति जो है ये आपको कर्नाटक राज्य के द्वारा जो है जारी किया गया है। ठीक ना, ये कर्नाटक राज्य ने नवीनीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, लेखपाल एग्जाम शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको स्टार्ट हुआ है, जिसमें 20 वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ये इसमें टॉप 20 जो आपको जो है कि प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। आप देखिए कि प्रश्न किस तरह के आपके परीक्षाओं में आते हैं। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रहा, हाल ही में भारत का कौन सा जिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गर्म स्थान पर दर्ज हुआ? ठीक ना, तब आपको जो है ये तीसरा आपको चंद्रपुर है। ठीक ना, चंद्रपुर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि सैगो दूसरे नंबर पर और कायस तीसरे नंबर पे। ये दोनों शहर माली के हैं, अफ्रीका के माली देश की ये दोनों शहर हैं। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। हाल ही में प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा किसने की? यानी प्रकृति हरित पहल, ये सिर्फ प्रकृति में नहीं होना चाहिए, ये पूरा अंडरलाइन यहां तक होना चाहिए। ठीक है ना बच्चा, ये प्रकृति हरित पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र यादव के द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, गिरिराज सिंह के द्वारा या माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तब बताइएगा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा आपको जो है प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ किया गया। ठीक ना, ये भूपेंद्र यादव के द्वारा प्रकृति हरित पहल की शुरुआत आपको की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन को पाइप्ड प्राकृतिक गैस में मिलाने का समझौता किया है? टीपीएल, सीएनजी, जीजीएल या ओएनजीसी, किसके द्वारा? तो एनटीपीसी गुजरात आपको गैस लिमिटेड के साथ मिलकर ये समझौता किया है। किसके साथ? गुजरात गैस लिमिटेड, ये इसका नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। ठीक ना, गैस लिमिटेड के साथ मिलकर ये समझौता आपको किया है कि एनटीपीसी किसके साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन को पाइप्ड प्राकृतिक गैस में मिलाने का समझौता किया, तो इसी के साथ। नेक्स्ट देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विशेषज्ञों ने किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की? भैया अभी तक माइक्रोप्लास्टिक तो आप सब देखे होंगे कि अभी नदी में खोजा गया है, लेकिन मानव खून में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। ठीक ना, मानव खून में भी माइक्रोप्लास्टिक आपको पाया गया। बड़ा ही आश्चर्य की बातें हैं, प्लास्टिक पाया गया है, और लगभग जिसमें आंकड़े बताए गए कि आपको जो है 21 लोगों का जांच हुआ, जिसमें 17 लोगों के शरीर में आपको जो है माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। तो ये गंगा में पाए तो कोई बात नहीं, नर्मदा में पाए तो कोई बात नहीं, कावेरी में पाए तो कोई बात नहीं, ब्रह्मपुत्र में, तब एक कावेरी नदी में आपको जो है बेंगलुरु के विशेषज्ञों ने कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक के अवशेष पाए। ठीक ना, ये प्रमुख बातें हुई। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा के नाम से
इसे जाना जाता है। ये बातें भी याद रखे रहिएगा। दक्षिण की गंगा कावेरी कही जाती है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी लगभग इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर आपको है। वहीं गंगा जो है ये उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी, ये सब के सब लंबी नदी है और लगभग 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। वहीं नर्मदा जो है ये आपको पश्चिम में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम में गिरने वाले सबसे लंबी नदी, ठीक ना। सब बातें लंबी नदी, सब बातें याद कर लीजिए। ये 1320 किलोमीटर, कहीं कहीं 1312 किलोमीटर ही लिखा है। तो ये सारी बातें आप सब लर्न करते चलिए, समझते चलिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिरोजाबाद में आपको जो है 200 वर्षों से अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। चिकनकारी का काम, तो चिकनकारी का काम भैया ये लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो कांच की चूड़ियों के लिए आपको प्रसिद्ध है, जबकि ताले के लिए मुरादाबाद जो है ये ताले के लिए प्रसिद्ध है। और जरदोजी का मतलब होता है बच्चा सोने की कढ़ाई, ठीक ना, सोने की कढ़ाई। ये आपको साड़ी ओड़ी में सोने से जो कढ़ाई की जाती है ये दरजोदी जी जो है ये प्रसिद्ध है। और ये खासकर वाराणसी में बनारसी साड़ियों में आपको वाराणसी साड़ियों में देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये प्रमुख बातें भी आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देखिए, एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 शानदार तरीके से, साथ ही साथ यूपी टेट के भी आपको पेपर हमारे यहाँ संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके भविष्य के लिए ये फायदेमंद भी हो सकता है। काला नमक चावल किस किस्म के एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो ये गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, आजमगढ़ में या गोंडा में? तो जवाब दीजिएगा कि सिद्धार्थनगर में। कहां पे? सिद्धार्थनगर में। और काला नमक महोत्सव भी मनाया गया, यहाँ पे काला नमक महोत्सव, ठीक, महोत्सव भी मनाया गया। वहीं पे गुड़ महोत्सव जो है ये लखनऊ में मनाया गया। और चेरी जो है चेरी महोत्सव झांसी में सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। तो ये सारी बातें आप सब लर्न करते चलिएगा, देखते चलिए, समझते चलिए और परीक्षा को एकदम धुआं उड़ाते चलिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय शहर जहां से देश के दीनदयाल हस्तकला संकुल, व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय के स्थापना की गई, वह आपको जयपुर राजस्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लुधियाना पंजाब या अमरावती आंध्र प्रदेश है। तब इस प्रश्न के जवाब में आप सब जवाब दीजिएगा कि इसका आपको जो है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है इसका विकास कहां किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई। कहां से? वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपको इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से अगरिया जनजाति कहां निवास करती है? ये ललितपुर में, गाजीपुर में, मिर्जापुर में या सोनभद्र में? तो सोनभद्र आपको जो है अनुसूचित जनजातियों के मामले में, एसटी के मामले में पहले स्थान पर, ठीक। तो ये अगरिया जनजाति जो है ये सोनभद्र में ही पाई जाती है। कहां पे? सोनभद्र में ही आपको अगरिया जनजाति पाई जाती है, ठीक। तो अगरिया जनजाति के विषय में ये रहा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्न में से किस नगर से नहीं गुजरेगा?
फैजाबाद से, बस्ती से, आजमगढ़ से, तो आजमगढ़ से तो बिना गुजरे इसका कमुए नहीं चलना है, तब आप बताइएगा कि यह किससे होकर नहीं गुजरेगा। ये प्रश्न में तो आपको जो है बस्ती जिले से होकर नहीं गुजरेगा, ठीक ना, ये बस्ती से होकर नहीं गुजरेगा। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई आपको जो है 340.8 किलोमीटर इसके कुल लंबाई है। साथ ही साथ आपको बता दें यह भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है, भारत की सबसे लंबी, ठीक ना, सबसे लंबी एक्सप्रेसवे, लंबी एक्सप्रेसवे आपको है। साथ ही साथ मैं बताऊं कि ये 6 लेन की है, कितने, 6 लेन की परियोजना है, और जरूरत पड़ने पे इसे ऐसा बनाया गया है कि ये 8 लेन में भी परिवर्तित हो जाए, ठीक। तो ये बातें आपको है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश आपको जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सीमांत कृषक हैं। तो सीमांत कृषक कहते किसको है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसे हम क्या कहते हैं, तो सीमांत कृषक के नाम से जानते हैं। और ऐसे लोग 1 हेक्टेयर में आपको लगभग कितना आता है, तो 4.5 बीघा के लगभग आता है। और उत्तर प्रदेश के 74% कृषक ऐसे हैं जो कि सीमांत कृषक के दायरे में आपको आते हैं। कितने, 74% कृषक सीमांत कृषक के दायरे में आप सबको आते हैं। चलिए अगले प्रश्न में, यूपी आपको पुलिस कांस्टेबल 500 से अधिक वीडियो क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल, ये सारी चीजें आप सबके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए हमारी संस्था जो है उपलब्ध कराती है, ठीक। तो आप सब अपने प्रयास में लग जाइए और हम सब अपने प्रयास में तन्मयता के साथ लगे हैं, ठीक। चलिए, शाम का समय है, प्यास बहुत तेज लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में देश में कुल कितना आपको है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है ये आपको 7.3% क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत के भूभाग का इतना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको आता है, ठीक ना। लेकिन बात की जाए जनसंख्या की, तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है और सर्वाधिक जनसंख्या के साथ ही 16.5% जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश की भारत की जनसंख्या है। ये बातें भी याद रखे रहिएगा और यहाँ पे आपको जो है ये चीजें भी याद रखिए। और क्षेत्रफल में कुल चौथे स्थान पर, 4वां स्थान कहवा है, तो चौथे स्थान पर 7.3% लेकर उत्तर प्रदेश है। हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ स्थित है, प्रयागराज में, आगरा में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो हिंदुस्तानी अकेडमी आपको जो है ये लगभग आपको सारे लोगों को याद होगा या नहीं, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो ये प्रश्न आपको हिंदुस्तानी अकेडमी लखनऊ जब जाएंगे तो आपको लखनऊ में हिंदुस्तानी अकेडमी देखने को मिलेगा, ठीक। ये चलिए, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है, तो पहले नंबर पे हिंदू है, दूसरे नंबर पे आपको मुस्लिम है, ठीक ना, मुस्लिम जो है ये दूसरे नंबर पे आपको है, तीसरे पे सिख है, चौथे पे बौद्ध है और 5वें पर ईसाई हैं, ईसाई 5वें पर हैं और 6वें पे जैन है। तो इस तरह से आप देखोगे तो 1 2 3 अब मिला लो, तीसरा सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तब आप जवाब देना तीसरा सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, ठीक। ये तीसरा वर्ग कौन सा है, तीसरा वर्ग कौन है भैया,
तीसरा, तब बताइएगा कि तीसरे का ठीक ऊपर नीचे हुआ है क्या, ये गड़बड़ हुआ है बाबू, ये गड़बड़ हुआ है मुझसे। पहले पे हिंदू है, दूसरे पे मुस्लिम है, तीसरे पे ईसाई है। अभी ईसाई जो है ये तीसरे नंबर पे आपको ईसाई है, और चौथे पे सिख है, फोर्थ पे, और 5 नंबर पे आपको बौद्ध है, और 6 नंबर पे जैन है। ये आप याद रखे रहिए, तो ये क्रम आपको याद रहेगा 1 2 3, तो जो है कि ये सही क्रम है। ठीक, चलिए ये आपको जो है हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ है, तो सॉरी भाई ये प्रयागराज में है, हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज में स्थित है। ठीक, ये सही कर लीजिएगा, प्रयागराज में आपको स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित नृत्य कौन सा है। सरहुल, ये तो झारखंड के छोटा नागपुर में है। छोटा नागपुर में आपको संथाल जातियों के द्वारा और उनके द्वारा ये चलाया गया है। और पूछ रहा है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तब बताइएगा कि चौफुला जो है ये गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य माना जाता है, चौफुला। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हिजरी संबत के प्रवर्तक कौन थे, तो मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए थे तो उन्हीं के द्वारा हिजरी संबत की शुरुआत की गई थी। वैसे कई संबत है, शक संबत कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया है, आपको गुप्त संबत चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है, विक्रम संबत विक्रमादित्य के द्वारा किया गया है। आपको जो है कि कई संबत हैं भारतवर्ष में, तो हिजरी संबत आपको जो है ये किसके द्वारा, मोहम्मद पैगंबर के द्वारा मक्का से मदीना की यात्रा के समय ये हिजरी संबत की शुरुआत की गई थी। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं, शानदार तरीके से इसे पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी फायदेमंद भी हो सकता है और होगा ही। ठीक ना, तो ये प्रमुख बातें आप सबके ले रहा। नेक्स्ट देखिए, शंभू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, बनारस घराना से, लखनऊ घराना से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं, तब बताएगा कि शंभू महाराज जो हैं ये लखनऊ घराने से आपको प्रसिद्ध है। किस घराने से, तो लखनऊ घराने से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कजरी, चौलर तथा बिरहा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो बताइएगा पूर्वांचल में आपको जो है यादवों के द्वारा बिरहा खूब गाया जाता है, और कजरी जो है ये सावन महीने में महिलाओं के द्वारा आपको गाई जाती है। चौलर भी आपको इसी क्षेत्र के जौनपुर साइड में गाया जाता है। अजंता की वे गुफाएं आपको जो है जिनमें आज भी चित्र अंकित मिलते, तो अजंता में आपको कुल 34 गुफाएं हैं, और 1 से लेकर 12 तक गुफा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक ना, बौद्ध धर्म से। और आपको बताएं 12 से लेकर आपको जो है 29 गुफा संख्या 29 तक जो है ये लगभग 17 गुफा जो है ये आपको किसके लिए, तो हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। और आपको जो है 30 से 34 लगभग 5 गुफाएं जो हैं ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको अजंता की गुफाएं हिंदू आपको जो है जैन बौद्ध तीनों से संबंधित है। और इस गुफा में आपको जो है 1 3 1 2 9 10 16 17 और 6 ये गुफा संख्या आज भी अपनी चित्रकला के लिए आपको प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 17 को गुफाओं का चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है। सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्ष एवं उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा या विचारों की अभिव्यक्ति। तो भारतीय आपको कला जो है चित्रकला अंतःकरण की प्रेरणा से आपको आई है, यानी जब तक अंतरात्मा नहीं कहता तब तक आपको चित्रकारी नहीं बन सकती। तो अंतःकरण के प्रेरणा से भारतीय चित्रकला का विकास हुआ है।
नेक्स्ट देखिए, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल के, नीम के, बरगद के, सम्मी के? तो बताएगा कि सिंधुवासी जो हैं ये आपको पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। वैसे सिंधु समाज में मातृ देवी की प्रधानता थी, मातृ देवी की, और पशुपति शिव, ठीक ना, पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। पशुपति पति और मातृ देवी ये पूजा की जाती थी। चूंकि सिंधु सभ्यता का समाज जो था ये मातृसत्तात्मक समाज था। किस तरह से? मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है। साथ साथ ही यहाँ पे आपको जो है कि ये प्रथम नगरीय सभ्यता भी कही जाती है। प्रथम नगरीय सभ्यता आपको कही जाती है। ये सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुने और मिस्र की सभ्यता से 20 गुने बड़ी है, ठीक ना। ये भारत की प्रथम सभ्यता मानी जाती है, प्रथम सभ्यता भी आपको कही जाती है। और इसका समयावधि 2350 से लेकर 1750 BC तक इसकी समयावधि बताई गई है, ठीक ना। तो ये प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट वीडियो शानदार तरीके से आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके भाग्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही लाभकारी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा ये किस धातु की बनी है? तांबा, पीतल, कांसा या टेन की? तो कांसे की बनी, कांस्य की बनी प्रतिमा जो है 11.5 सेंटीमीटर नग्न नर्तकी की प्रतिमा, ठीक ना। नग्न नर्तकी की प्रतिमा आपको जो है नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक ना। ये आप सबके लिए है, जानते चलिए। साथ ही साथ पशुपति शिव की भी प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो बहुत कुछ आपको जो है मोहनजोदड़ो इसकी खोज कब की गई? तो इसकी खोज 1922 ईस्वी में आपको राखाल दास बनर्जी के द्वारा, RD बनर्जी के द्वारा किया गया, ठीक ना। ये आपको सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल आपको बड़ा स्थल माना जाता है, ठीक। और यहीं से सबसे बड़ा विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार सब आपको यहीं से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? अजीत घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त या एंडरसन? तब आप बताइएगा कि भारतीय लोक कला के लेखक जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लेखक आपको जगदीश गुप्ता है, ठीक ना। जगदीश गुप्ता भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट, भीमबेटका गुफा कहां स्थित है? राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? तब बताइएगा मध्य प्रदेश में भीमबेटका है और ये आपको रायसेन जिले में है। कहां पे? रायसेन जिले में। इस गुफा से आपको जो है प्राक ऐतिहासिक आपको जो है चित्रकला की जानकारी प्राप्त होती है। ये प्राग ऐतिहासिक में आप यहाँ पे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ठीक ना, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण तीनों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो ये सारी बातें ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका में है। ये आपको गुफा में आपको पत्थरों से की गई चित्रकारी है। नेक्स्ट, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में या आपको जो है मध्य पाषाण काल में? तो आपको चाक, कृषि का, यहीं पे कृषि का प्लस कृषि का, दूसरा आपको चाक का अर्थ यह है कि मिट्टी के बर्तन का, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है ये सब नव पाषाण काल में हुआ, ठीक ना। नव पाषाण काल में आपको कृषि का भी आविष्कार जो है, कृषि का आविष्कार ये भी आपको नव पाषाण काल में हुआ। चाक के बर्तन का आविष्कार भी आपको जो है नव पाषाण काल में हुआ। चलिए
नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? आखेट करना है, पशु पक्षी है, युद्ध है या उपयुक्त सभी है। तब बताइए कि ये सबके सब प्राग ऐतिहासिक शिला कहां से? भीमबेटका से मिला है, ठीक ना, भीमबेटका, जो कि राजस्थान के रायसेन जिले में आपको स्थित है। विदिशा भी इसके पास है, विदिशा से बल्कि यह 26 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन मुख्यालय इसका जिला मुख्यालय रायसेन पड़ता है। तो यहां से आखेट करना मैंने शिकार करना, आखेट का अर्थ है शिकार का, ठीक ना, शिकार का, पशु पक्षी का, तो उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी होता है, उपयुक्त नहीं, उपरोक्त सभी आपको आंसर जो है ये बिल्कुल सही जवाब होंगे, ठीक ना, उपयुक्त सभी। तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुई। आप सब शानदार तरीके से जुड़े रहिए और अपने भविष्य को आगे निरंतर बढ़ाते चलिए, और इसी में हमारी और आपकी, हम सबकी भलाई भी है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट सीरीज में। शुभ संध्या, आपका दिन, आपका जो है रात्रि, आपका चतुर्दिक विकास हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।